गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे क्लास सिलेबस गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शंस यानी अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया पहले क्या है ये हम सबसे पहले समझते हैं। कोई भी पदार्थ जब क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, कोई भी पदार्थ जिसको हम बोलते हैं अभिकारक है ना, या अभिकर्मक। जब कोई पदार्थ यानी अभिकर्मक क्रिया करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है, उसको हम बोलते हैं अभिक्रिया। अब सवाल होता है ये जो नई प्रोडक्ट बनता है उसका रेट क्या है, मतलब कितने समय पे कितना प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, उसका भी तो एक समय होना चाहिए ना। तो कितने समय में कितना प्रोडक्ट अभिक्रिया करके बनाएगा, उसी को कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो ये तो था आपका सामान्य परिचय। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए उसमें हमने जो अभिकर्मक होते हैं जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, देखिए मैंने उसको R से डिनोट किया है ना। R क्या है, ये है आपका अभिकारक। और अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, जिसको हमने डिनोट किया है P से। ठीक है, अब ये R जो है एक इकाई समय पे, मतलब एक यूनिट टाइम पे P प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसका भी डेफिनेशन आपको बताते हैं। इकाई समय पे, इकाई मतलब एक निश्चित टाइम पे या एक यूनिट टाइम पे किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की वेग कहते हैं। अब ये सांद्रता क्या है ये आप सबको ही जानते हैं कि प्रति लीटर में जितने अणुओं की संख्या होती है ना। मान लीजिए हम लोग 1 लीटर पानी लिए हैं, उसमें 1 चम्मच शक्कर घोल दिए, तो 1 लीटर में पानी में उस शक्कर की जितने अणु हैं वो हो गई उसकी सांद्रता। अब मान लीजिए हम लोग 1 लीटर पानी में 5 चम्मच शक्कर घोल दिए, है ना, तो उसकी सांद्रता बढ़ गई, है ना। तो कि 1 लीटर विलयन में अणुओं की संख्या जितनी होती है, विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या जितनी होती है वो हो गया उसका सांद्रता। तो इकाई समय पे किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो चलिए हमने तो परिभाषा बता दिए, अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, व्यंजक देखते हैं कि कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यदि हम मान लेते हैं कि समय है T1, है ना, समय क्या है T1, R क्या है रिएक्टेंट, P क्या है प्रोडक्ट है। तो R की जो T1 समय पे R की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो क्या हो गया R1, और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया P1। और कुछ देर बाद यानी T2 समय पर R की जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी सांद्रता है वो R2 है और प्रोडक्ट का है P2, है ना। तब अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता एवं समय अंतराल किस तरह से होगी, तो हम लोग सबसे पहले उसके लिए दोनों का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि R2 माइनस R1, यानी हमारे पास अभी कोई नंबर तो है नहीं 1 2 3 पर, ऐसा कोई नंबर नहीं है। जब कुछ नंबर नहीं होता है हम लोग जब उसको वर्ड से या अल्फ़ाबेट से बताते हैं या लेटर से बताते हैं तो हम उसको डेल्टा मान लेते हैं, यानी उसके बीच में जो मतलब घटाए हम लोग उसको हम लोग डेल्टा मान के चलते हैं। तो R2 माइनस R1 क्या हो गया डेल्टा R। इसी तरह से जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है P2 माइनस P1 वो क्या हो जाएगा डेल्टा P, है ना। उसी तरह से समय क्या हो गया T2 माइनस T1 हो गया आपका डेल्टा T। देखिए मैं राइट साइड में एक मान लिए हैं, सपोज किए हैं R1 10 है, R2 8 है, तो हम लोग क्या किए हैं 8 माइनस 10 कर दिए, तो क्या आंसर आ गया -2। ये हो गया आपका नंबर। अगर नंबर ना हो तो हम लेटर से बताएंगे।
ठीक है। अब इसमें दो तरह की क्रिया हो रही है, सांद्रता में परिवर्तन हो रही है। एक तो है जो उत्पाद है, यानी नहीं, सबसे पहले एक तो है जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, उसकी सांद्रता पहले ज़्यादा था, है ना। लेकिन जैसे जैसे जब उसकी सांद्रता ज़्यादा था, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना था, उस समय प्रोडक्ट की सांद्रता थी 0। लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट अभिक्रिया के बाद प्रोडक्ट बना, वो अभिक्रिया के बाद प्रोडक्ट बना, तब धीरे धीरे क्या होता है, R की कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और P का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि R से ही P बन रहा है, ठीक है। तो पहले फिर से सुनिए, पहले R की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, P जब बिल्कुल नहीं बना था उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था। लेकिन धीरे धीरे R की कॉन्सेंट्रेशन घटने लगा और P का बढ़ने लगा, ठीक है। तो जब R का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी वो ऋण में आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तब उसका हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, R की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, यानी कमी हो रहा है, यानी माइनस डेल्टा R अपन डेल्टा T। उसी तरह से ये देखिए हमने फॉर्मूला लिख दिए हैं। उसी तरह से हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, अब आपके बाद देखिए P यानी प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले वो 0 था, अब बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, उत्पाद में वृद्धि की दर क्या होगी, P की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा, बटा समय अंतराल, मतलब कितनी समय के बाद वो हुआ, है ना। तो उसको क्योंकि वो बढ़ रहा है तो डेल्टा P हो गया, यानी P2 माइनस P1 से ही डेल्टा P आया है। उसी तरह से T2 माइनस T1 से डेल्टा T आया है। अब हम लोग दोनों की तुलना करते हैं। तो उत्पाद का वेग क्या हो गया, ये हो गया, देखिए उत्पाद का वेग क्या हो गया, माइनस डेल्टा R अपन डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपन डेल्टा T। तो चलिए हम टोटल उसको दिखाते हैं कितना हो गया। देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको जूम करके दिखाते हैं, आप लोगों को समझने में आसान होगी। अभिक्रिया की वेग या दर क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा अभिक्रिया में लगा समय। ये हो गया आपका टोटल। अच्छा, अब हम लोग इसका देखेंगे यूनिट क्या है। हम जानते हैं हर चीज़ का एक यूनिट होती है, इकाई होती है। जैसे हम लोग किलोग्राम होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, इंचेस, बहुत सी इकाई होती है। उसी तरह से इसका भी रेट ऑफ रिएक्शंस का भी यूनिट होता है। तो कैसे यूनिट होगा, सांद्रता का यूनिट होगा। और किसका यूनिट होगा, टाइम का यूनिट होगा। तो हम लोग जानते हैं सांद्रता बराबर, अभी अभी मैं बताई हूँ कि प्रति लीटर में अणुओं की संख्या कितनी है, यानी मोल पर लीटर। और उसको हम लोग जो अभी इक्वेशन देखे या जो हम लोगों के पास डेरिवेशन आया था, उसमें क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कितनी समय अंतराल में 1 लीटर में कितनी अणुओं की संख्या है। यानी उसको देखिए हम लोग उसमें भी लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की वेग की इकाई प्राप्त करने के लिए सांद्रता की इकाई को और समय की इकाई से क्या करते हैं, भाग देते हैं। किसकी इकाई को, सांद्रता की इकाई को समय की इकाई से भाग देते हैं। अतः अभिक्रिया की वेग की इकाई क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। मोल को MOL कहते हैं, प्रति लीटर माने बटा L को हम जब एक लाइन में लिखते हैं तो L के ऊपर -1 उसका घातांक होता है, यानी मोल लीटर इन्वर्स बोलते हैं। और सेकंड को भी जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं तो सेकंड इन्वर्स होती है। ये हो गया आपका उसका यूनिट। लेकिन यदि हमारे पास अभिक्रिया में गैसीय पदार्थ हो तब उसकी क्या होगी, तो गैसीय पदार्थ जब होगी तो अभिक्रिया का वेग का मात्रक होगा वायुमंडल सेकेंड इन्वर्स, यानी वायुमंडल को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ATM बटा यानी भाग समय।
मतलब वायुमंडलीय दाब बटा समय, यानी जब समय को हम ऊपर में लाएंगे तो वो ऐसे -1 इन्वर्स हो जाएगा, तो ATM सेकेंड इन्वर्स या माइनस उसका घातांक -1। तो ये हो गया, हम लोग इसको मिनट में भी बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर मिनट इन्वर्स। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस, उसका डेफिनेशन, उसका डेरिवेटिव और उसका यूनिट। अब हम पढ़ते हैं कि इसका यूज़ कहाँ है, मतलब या फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब कौन इसकी अभिक्रिया को बढ़ाएगा, कौन इसकी अभिक्रिया को घटाएगा, यानी अब हम इसका फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले फैक्टर को देखते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है। हाँ, सबसे पहला फैक्टर है अभिकारक का सांद्रण। सांद्रण मतलब यदि हमारा अभिक्रिया का सांद्रता बढ़ेगी, है ना, यदि अभिक्रिया की सांद्रता यदि बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसकी जो अभी रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि सांद्रता बढ़ने से उसकी जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभी हमने डेरिवेटिव पढ़ा उस हिसाब से उसकी अभिक्रिया की वेग भी बढ़ेगी, है ना, तो बहुत समय तक वो चलते रहेगा। और यदि हम लोग एक चीज़ एक और बताते हैं, जैसे हमने अभी बताया R से P बना, लेकिन यदि अभिकारक एक से अधिक हो, R मतलब क्या है, एक ही है, लेकिन यदि एक से अधिक हो तब हम उसको कैसे करेंगे, तब उसकी जो अभिकारक की जो वृद्धि होगी, अभिकारकों के मोलार सांद्रताओं के गुणनफल के समान अनुपाती होगी, जो कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार होगा। तो चलिए हम उसको अभी दिखाते हैं समान अनुपात कैसे होगा। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, उसके बाद हमारा क्या बना, प्रोडक्ट P बना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग दर भी कहते हैं, वो क्या होगा, दोनों के गुणनफल के समानुपाती। तो हमने देखिए समानुपाती का साइन लगाया है और उसको द्रव्यानुपाती क्रिया में क्या करते हैं, थर्ड ब्रैकेट लगा के वो जो स्मॉल a है वो उसका घातांक में, और दोनों के बीच में कौन सा कुछ साइन है, इनटू, मतलब दोनों को गुणनफल है, तो b का घातांक क्या हो जाएगा, b। यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटा के स्थिरांक करना चाहे तो दर इक्वल टू k a टू द पावर स्मॉल a इंटू b टू द पावर स्मॉल b, ये ऐसा हो गया। फिर हम लोग दूसरा फैक्टर क्या है देखते हैं, चलिए हम दूसरा फैक्टर अब देखते हैं, अभिक्रिया की ताप यानी टेम्परेचर ऑफ रिएक्शंस। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की वेग क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है, ताप बढ़ने से क्यों बढ़ता है, तो देखे होंगे जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, जैसे जैसे पानी उबलता है उसकी अणु यानी पानी के अंदर जो भी अणु है उसकी गति क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, अभिक्रियाएं दो होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिकर्मक होती है और एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसके अंदर से खुद से ताप निकलता हो, जैसे कि हम लोग यदि बाजार से मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, अनबुझा चूना जिसमें पानी की मात्रा नहीं रहता है, यदि हम उसको पानी में डालें, मतलब उस चूने में पानी डालेंगे तो देखेंगे बहुत से टेम्परेचर निकलता है ना, तो उसको हो गया ऊष्माक्षेपी। लेकिन अब हम लोग यदि बर्फ़ के टुकड़े को बाहर रखेंगे तो क्या करेगा, वो आसपास के वातावरण से हीट को एब्जॉर्ब करके बर्फ़ क्या होगा, पिघल जाएगा। वो क्योंकि उस समय बर्फ़ जो है ऊष्मा को अवशोषण कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैसे बोलेंगे, जैसे कि कोई चीज़ को यदि हम लोग देखोगे कि क्या बोलते हैं, 2 चम्मच यदि हम शुगर लेते हैं 1 गिलास पानी में, और यदि हम लोग स्पून से स्टीर करेंगे तो बहुत देर तक उसको हिलाना पड़ता है
है ना, यानी उसको घोलने में, शक्कर को घोलने में टाइम लगता है। और यदि हम लोग 2 चम्मच या 3 चम्मच या 4 चम्मच भी शुगर को लेके गर्म पानी में या पानी में डालकर गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, तुरंत पिघल जाता है। तो यहाँ पे जो हीट है, हीट क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, तो किसी उत्प्रेरक यदि हम डालेंगे तो अभिक्रिया की वेग क्या होता है, कभी कभी वो बढ़ भी जाता है, कभी कभी वो घट भी जाता है, लेकिन खुद क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान घट जाता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी संक्रियन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग उतने ही मंद होगा। या फिर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl, H2SO4, HNO3, है ना। तो कोई भी प्रबल अम्ल की उपस्थिति में यदि हम लोग मेथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं, मेथिल एसीटेट मतलब CH3COOCH3, इसको बोलते हैं मेथिल एसीटेट। यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH है। उस H को हटा के जब एक मेथिल ग्रुप आके जुड़ता है तब उसको हम बोलते हैं मेथिल एसीटेट। तो मेथिल एसीटेट को जब हम जल अपघटन करते हैं, यानी जल के साथ जब वो क्रिया करता है किसी प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, प्रबल अम्ल हमेशा H+ आयन देता है, तो जल्दी से क्या हो जाता है, जल अपघटन जो होता है कि दर H+ आयन की सांद्रता बढ़ाने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। यानी जल्दी से फिर जो एथिल एसीटेट है वो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो ये था। अब हमारा 4th पॉइंट है सरफेस एरिया, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी जैसे हम जो भी पदार्थ लेंगे, कोई जो भी अभिकारक होगा, यदि वो ठोस अवस्था में हो तो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से अभिक्रिया की वेग बढ़ जाता है। वो कैसे, मान लेते हैं हम एक लोहे का बॉल लिए हैं, है ना, तो वो ठोस अवस्था में हो गया बॉल। यदि हम उस बॉल के जो ऊपरी हिस्सा होगा, गोल बॉल है या इतना छोटा सा चौको बॉल, मतलब स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगल, तो उसमें क्या होता है, ऊपर का जो जितना पृष्ठ होगा उतना ही उसका क्रिया होगा। लेकिन यदि हम उसका फैला देंगे, यानी उसका बड़ा सा चादर बना देंगे, तो उतना सा क्यूब या उतना सा छोटे से बॉल ही इतना बड़ा सा उसका सरफेस बन जाएगा, उसका सरफेस बढ़ जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने से अभिक्रिया की वेग बढ़ जाता है। अतः अभिकारक जितने बारीक चूर्ण के रूप में उपयोग में लाया जाए, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है ना। और फिर एक देखिए, अभिक्रिया का दाब प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। यानी दाब परिवर्तन से केवल उन गैसीय अभिक्रियाओं का वेग प्रभावित होता है जिसमें गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या गैसीय पदार्थ के मोलों की संख्या के क्या होती है, बराबर नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, हम N2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, NH3 बनता है, ये हम सब जानते हैं, है ना। तो N2 और 3H2 बनने से 2NH3 बनता है, फिर 2NH3 से भी उसको N2 और 3H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 4 है ना, जिसमें उत्पाद के 2 मोल बने हैं। उत्पाद बनने पर मोलों की संख्या में क्या होती है, कमी हो जाने के कारण दाब में भी क्या होगी, कमी होगी, है ना। तो दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया उच्च दाब पर तेजी से संपन्न होती है। देखिए मैं इसके नीचे तक दिखा रही हूँ, ये उच्च दाब पर तेजी से संपन्न होती है ना। जैसे दाब बढ़ाने पर अगर ये जो N2 और 3H2 के साथ जो NH3 क्रिया होगी, यदि हम इसकी दाब को बढ़ा देंगे तो वो जल्दी जल्दी NH3 बन जाएगा, नहीं तो बहुत धीमी गति से बनता है, मंद गति से बनता है, कभी कभी तो बनता भी नहीं है। ठीक, अब हम लोग जाते हैं अभिकारकों की प्रकृति पर।
ये देखिए, ये है अभिकारकों की प्रकृति। तो अभिक्रिया की वेग क्या किस पर डिपेंड करेगा? अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे देखिए, जो आयनिक अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तात्क्षणिक होती है। अर्थात तात्क्षणिक का मतलब होता है बहुत तेजी से होना, बहुत द्रुत गति से होना। जैसे कि देखिए, Ag+ है, वो आयनिक है अणु। NO3- है, उसमें भी आयनिक है क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन है। Na+ पॉजिटिव आयन है, Cl- नेगेटिव आयन है। तो जब वो आयन अवस्था में होती है तो वो क्या हो जाती है? वो अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होती है। फिर होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा भी संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में अधिक समय लगता है। तो जैसे देखिए, दोनों है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, देखिए Fe2+ है, ठीक है, और Ce माने Fe2 माने फेरस आयन है और सीरियम आयन है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए, फेरस में पहले कितना था? 2, उसके बाद फेरस में कितना हो गया? 3, और Ce में कितना था? 4, और Ce में अभी कितना हो गया? 3, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का भी ये अभिक्रियाओं की वेग पर या दर पर प्रभाव डालता है। फिर हो गया आणविक अभिक्रियाओं का वेग मध्यम होता है। जो आणविक अभिक्रिया होती है, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल मैं पहले भी बताई थी, उसमें भी अभी देखिए, इसमें जो आणविक अभिक्रिया मतलब अणुओं के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसमें भी ये वेग संपन्न होता है। इतना हो गया। अब हम लोग 7th पॉइंट पे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कॉन्सेंट्रेट स्टिल कर लेती हूँ मैं पहले इसको। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन यानी इफेक्ट के प्रभाव, किसका प्रभाव? विकिरण का प्रभाव। तो कुछ विकिरण कहाँ से आता है? हमारे सनलाइट से आती है। तो कुछ अभिक्रिया जो होता है प्रकाश की प्रेजेंस में ही होती है, और प्रकाश की प्रेजेंस में उसकी दर यानी अभिक्रिया की वेग जल्दी जल्दी पूर्ण होती है, यानी वो अभिक्रिया जल्दी से संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में क्या होते हैं? फोटन, यानी फोटन जो है अपनी ऊर्जा अभिकारक अणुओं को देकर उन्हें उत्तेजित करते हैं, है ना। तो हमारा रेडियो सूरज से मिलता है प्रकाश, उस प्रकाश में क्या रहता है? फोटन रहता है। वो फोटन क्या करता है? अभिकारक के अणुओं को वो दे देता है, यानी अभिकारक के अणु उसको ग्रहण कर लेता है। करने के बाद वो क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। जैसे हम लोग भी बहुत देर तक ठंड के दिनों में धूप में रहते हैं तो हम भी क्या होता है? गर्म हो जाते हैं ना, हमारा सिर गर्म हो जाता है, तो वो भी अणु भी उत्तेजित हो जाता है, जिससे अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। जैसे देखिए, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन H2 और Cl2, जब हम लोग उसको डार्क रूम में रखते हैं, अंधेरे कमरे में, तो बहुत धीमी गति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। लेकिन यदि यही H2 और Cl2 को हम लोग सनलाइट में रख देते हैं तो HCl बहुत तेजी से बन जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, विलयन का pH वैल्यू। कुछ अभिक्रियाएं निश्चित pH पर ही संपन्न होती है। pH क्या है? यह हम सब जानते हैं। P माने पावर, H माने हाइड्रोजन आयन की पावर। किसी भी पदार्थ का यानी अम्ल, क्षार या उदासीन, उसमें हाइड्रोजन आयन की जितनी शक्ति होती है वो होती है pH। तो कुछ अभिक्रिया एक निश्चित pH पर संपन्न होती है, अतः इनके लिए बफर विलयन प्रयोग करके pH को निश्चित रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं में pH में परिवर्तन होने पर अभिक्रिया की वेग भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज हमारा अभिक्रिया का वेग या उसकी दर, उसका यूनिट और उसकी फैक्टर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी इस पढ़ाई को शेयर कीजिए। जो अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी आप इस चैनल से जोड़ने के लिए उत्प्रेरक का काम करिए। जैसे मैंने अभी कैटलिस्ट आपके पढ़ाया है, उत्प्रेरक का काम करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, लॉकडाउन में अपना पढ़ाई पूरा कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।